नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज से हम लोग जो है आधुनिक भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी एक लेक्चर जो है हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग मूल तौर पे बात किए थे उसके सिलेबस के बारे में कि आप किस तरीके से उस सिलेबस को पढ़ सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ हमने आपको बताया था किताबों के बारे में कि आप कौन सी किताबों को प्रेफर कीजिए। यदि आप हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं तो उसके लिए भी हमने किताबें बताई थी, और यदि आप दूसरे मीडियम से हैं, अंग्रेजी मीडियम से हैं, तो उसके लिए भी हमने बताया था। और उसके बाद फिर मैंने आपसे शेयर किया था कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, खासकर यदि हम लोग बात करें यूजीसी नेट को लेकर, क्योंकि यह जो स्पेशली बैच है यह यूजीसी नेट को लेकर ही है स्पेशली, क्योंकि हम लोग उसी के सिलेबस को फॉलो करेंगे। लेकिन उसके अलावा यदि आप किसी अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी वहाँ पर भी आपको हिस्ट्री में, चूँकि मॉडर्न इंडिया तो पढ़ना ही है, वह भी कोर पार्ट है वहाँ पर भी। तो यदि आप उस एग्ज़ाम में भी यहाँ से पढ़कर जाते हैं तो आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना यूजीसी नेट में मिलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसके लगभग आयाम को कवर करेंगे। और चूँकि यूजीसी नेट का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि उसमें लगभग तमाम तरह की चीज़ें जो यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है उन सभी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है, और कुछ हिस्से शामिल नहीं है तो उसको हम लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ है। तो यह वीडियो उन बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा पहला लेक्चर है, यदि कहें ऑफिशियली तो सिलेबस के पार्ट को छोड़कर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वह हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट होता है। यानी आप कोई भी हिस्ट्री पढ़ें, किसी भी चीज़ के लिए हिस्ट्री पढ़ें, तो वह हिस्टोरियोग्राफी आप ज़रूर पढ़ें, ताकि आपके मन में जो पहले से प्री एजम्पशंस बने हुए हैं, या किसी तरीके का प्रेजुडिस है, या किसी तरीके का बायसनेस है, वह आपको पहले ही समाप्त हो सके। और समाप्त तो खैर नहीं होता है, लेकिन आपको कम से कम न्यूट्रल बना सके, न्यूट्रलिटी के उस कंडीशन तक आपको पहुंचा सके, ताकि आप हिस्ट्री को और बेहतर तरीके से आप समझ सकें। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, यानी कि मॉडर्न इंडिया को लिखने की जो शुरुआत हुई उसके बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि हिस्टोरियोग्राफी होता क्या है। वैसे मैंने एक सीरीज चलाया था, यदि आप उस सीरीज को आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। यदि आपने नहीं देखा है तो वह हिस्टोरियोग्राफी का सीरीज को आप देखिए। अलग अलग जो स्कूल्स रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी के, हिस्टोरियंस के, उसके बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया है। तो हेडिंग दीजिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास लेखन का पुनरावलोकन। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, कि आखिर इतिहास को लेकर के जो है हम लोग पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या हो सकता है हमें। यह एक बहुत आसान सा सवाल है, और यह आपसे कोई पूछे तो दिक्कत होगा आपको कि यार इतिहास का अध्ययन का प्रैक्टिकली देखें तो हमें तो कोई फ़ायदा है नहीं। और आम तौर पे यह जो है बहुत फेमस कहावत है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़े तो दिन सफ़ा। यानी कि लोगों को लगता है कि यार हिस्ट्री जो है याद होना भी नहीं है, यानी इतिहास के प्रति जो है अरुचि की भावना, इंटरेस्ट का नहीं होना जो है, इन तमाम तरह की चीज़ों का, ओपिनियन का जननी है। ये इस चीज़ को आप बहुत फील कर सकते हैं आप अपने लाइफ में। लेकिन
सवाल यह है कि जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनसे भी यदि आप यह पूछें कि हिस्ट्री के अध्ययन का या फिर आप जो पढ़ते हो उसका क्या फ़ायदा है, तो वो भी कुछ इसी तरह का बात करते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो आदमी हिस्ट्री पढ़ता है वो भी ऐसा ही कहता है। इसीलिए लाल बहादुर वर्मा ने एक बात कही थी। लाल बहादुर वर्मा जो हैं पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने एक बात कही थी कि अतीत के बारे में हमें जानने के लिए इतिहास बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है और हम अपने ईगो को जो है बचाने के लिए इतिहास का प्रयोग करते हैं। वो इस तरीके से कि जैसे प्राचीन भारत में भारत सोने की चिड़िया थी, या इस तरीके के तमाम तरह के जो स्टेटमेंट हैं, या फिर आपके पास किसी भी तरीके का कोई गौरव रहा है, इन तमाम सारे चीज़ों को बचाने के लिए या फिर उस चीज़ को समझने के लिए, तो उन सारी वजहों से इतिहास के प्रति एक आकर्षण का भाव भी पैदा होता है। हालांकि आप सामान्य तौर पे देखेंगे तो मतलब जो आदमी हिस्ट्री नहीं भी पढ़ता है उससे भी हिस्टोरिकल प्लेस को घूमने में काफ़ी रुचि होती है। लेकिन उससे आप पूछें कि कोई आदमी किसी हिस्टोरिकल प्लेस को घूम रहा है और आप उससे पूछें कि हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है या फिर हिस्ट्री आपको कैसा लगता है, तो वो कहेंगे बहुत ही बोरिंग। लेकिन सोचो कितना इंटरेस्टिंग थिंग है कि वो खुद हिस्टोरिकल प्लेस पे खड़े हैं, जो कि हिस्ट्री का कोर पार्ट है। हम लोग पढ़ते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, या फिर आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे तो उस दौरान भी आप पढ़ते हैं कि उस समय कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया गया, कौन कौन सी इमारत बनाया गया, कौन कौन सा अभिलेख जारी करवाया गया। इन तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। अब यह ध्यान रखना है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वह आपको समझने के लिए, आप इस चीज़ को थोड़ा समझ सकें, तभी एक जो है आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन पाएगा, ताकि आप आगे इस चीज़ को आप भी किसी को समझा सकें या पढ़ा सकें। तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें थी। अब यह सवाल है कि हिस्ट्री को लेकर चूँकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत फेमस हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है E.H. कार, आप इनकी किताब को पढ़े होंगे। वह किताब का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। क्या नाम है? व्हाट इज हिस्ट्री। ये इस पे पैड पे चूँकि काफ़ी दिनों बाद लिख रहा हूँ तो हैंडराइटिंग में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप उसको समझ सकते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग। क्या कहा था उन्होंने? अनएंडिंग डायलॉग, कि एक ऐसा संवाद है, एक ऐसा बातचीत है, एक ऐसा कॉन्वर्सेशन है जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, और यह कॉन्वर्सेशन पास्ट टू प्रेजेंट के बीच में है। आप देखे होंगे कि हिस्ट्री में हम लोग आम तौर पर यही पढ़ते हैं, जैसे किसी भी काल का इतिहास आप पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर रिसेंट में क्या काम हुआ है या फिर अभी उसका क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो आप यहीं पर जो है आपका इतिहास समाप्त होता है। तो यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट के बीच में जो एक अनएंडिंग डायलॉग है, एक कॉन्वर्सेशन है, एक संवाद है, एक बातचीत है, उसको E.H. कार ने हिस्ट्री के तौर पे कहा है कि दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। अलग अलग लोगों का अलग अलग परिभाषाएं हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, यह मेरा सजेशन है, व्हाट इज हिस्ट्री। उसके अलावा मार्क ब्लॉक की किताब है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, लिख लीजिए। मार्क ब्लॉक की किताब है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। और यह सब सवाल नेट के एग्ज़ाम में हिस्टोरियोग्राफी वाले सेक्शन में कई बार पूछा गया है। यह किताब हिंदी में भी है, इतिहासकार का शिल्प के नाम से। उसके अलावा एक किताब और पढ़िए, वह है आर्थर मार्विक की किताब है, एक ही साथ है, मार्विक लिखिएगा। इस किताब का नाम है द नेचर ऑफ हिस्ट्री। द नेचर ऑफ हिस्ट्री, इसको मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ, सीधा करके इसको जो है लिखा जा सके। तो इस किताब को भी एक बार आप जरूर पढ़िएगा, द नेचर ऑफ हिस्ट्री को।
एंड देन आप और कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो लाल बहादुर वर्मा की भी किताब है हिस्ट्री पे, बहुत सारी किताबें हैं। जब मैं ग्रेजुएशन के फेज़ में था तो उस वक्त हमने भी पढ़ा था इनका। एक हिस्ट्री ऑफ यूरोप करके 2 वॉल्यूम में किताब आती थी, अभी भी आती है, हमने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आपको पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ कुछ बातें थी। और हिस्ट्री क्या है इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि आप इस किताब को जो है जितनी बार हो सके पढ़ें, क्योंकि एक बार में आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब वापस आते हैं हम लोग कि हम लोग चूँकि हिस्टोरियोग्राफी के बारे में ही बेसिकली बात कर रहे थे कि आखिर हिस्टोरियोग्राफी होता क्या है। मैं इसको थोड़ा सा और जो है ये पतला चल रहा है, मैं थोड़ा सा इसे हिस्टोरियोग्राफी। अब यह तो मैंने आपको बताया कि आप इसको विस्तार से आप पढ़ना चाहते हो तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, यह मैंने आपको एक जानकारी दी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए उसके अलावा यदि इसमें हम लोग बात करें एकदम इन सिंपल शॉर्ट में बात करें तो आप लिख सकते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों के लेखन, लिखिएगा डिफरेंट हिस्टोरियंस, अलग अलग इतिहासकारों के लेखन का कंपेरेटिव स्टडी ही इतिहास लेखन है। इतिहास लेखन पढ़ने के पश्चात हमें इतिहास को और अधिक स्पष्ट तरीके से समझने में और उसकी व्याख्या करने में सहूलियत होती है। आप लिखते चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं बना हुआ है और पीडीएफ में सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। लेकिन आई विल ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कि इसका मैं पीडीएफ बना सकूं और फिर मैं वहां पे एक्सप्लेन करूं, तो शायद आपके पास पीडीएफ भी चला जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। पीडीएफ कर रहा हूं मतलब पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए फिलहाल यदि आप इतना समझें तो वापस जब हम लोग आते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता था, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है इसका बैकग्राउंड तैयार करना जरूरी था। अब हम लोग आते हैं वापस मॉडर्न इंडिया में। देखिए मेडिएवल इंडिया में तो अलग अलग इतिहासकारों ने काम किया ही, जैसे आप बर्नी को भी देख सकते हो, अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग लोग हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से काम किया है। और एक ही दौर में अलग अलग तरीके का राइटिंग्स भी हो सकता है। एक ही चीज को लेकर के अलग अलग हिस्टोरियन का या अलग अलग स्कूल्स का, अलग अलग आइडियोलॉजी का, अलग अलग हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड का अलग अलग ओपिनियन भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को इतिहास पढ़ने के समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप किसी एक ओपिनियन को लेकर बायस्ड नहीं हो जाएं। उसके अलावा और भी जो हैं मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको भी एक बार पढ़िए, समझिए और कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, फिर आप किसी निर्णय को लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। चलिए अब हम लोग यह बात करते हैं कि आधुनिक भारत के कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत होती है वह बेसिकली कहा जाए तो 18वीं शताब्दी से ही शुरू हो जाती है। 18th सेंचुरी से ही इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है। यदि मैं 18th सेंचुरी कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं 1701 से लेकर 1799 के बीच की बात कर रहा हूँ, यह ध्यान रखिएगा। तो कहा जाता है कि इस समय से ही जो है इतिहास लेखन की, यानी कि 1947 से पहले इंडिया का जो हिस्ट्री लिखा गया है उसकी शुरुआत जो है 18th सेंचुरी के अप्रॉक्स हो जाती है, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं। और इस दौरान जो है अलग अलग जो राज्य हैं, यहाँ के देसी रियासत हैं और यहाँ के जो देसी राजवंश हैं, उनके बारे में भी अलग अलग तरीके के इतिहास लिखे गए, अलग अलग स्थानीय परंपरा में, लोकल ट्रेडिशन में।
लेकिन लोकल ट्रेडिशन में जो हिस्ट्री लिखे गए उसको बहुत ज़्यादा जो है साइंटिफिक तवज्जो नहीं दी गई। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखिएगा, हालांकि लिखा बहुत गया और अभी जो आने वाला दौर है वह लोकल राइटिंग्स को ही वहाँ पे प्रमोशन मिलने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिखिएगा कि मराठों के बखार, मराठों का जो हिस्ट्री लिखा गया बखार से, और राजपूताना का खयात, राजपूताना का खयात, और असम का बुरंजी, असम का बुरंजी, और फारसी के क्रोनिकल्स, और पर्शियन में जो है वह क्रोनिकल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। इस तरीके से इन सब का हिस्ट्री जो है लिखा गया। लेकिन अब चूंकि भारत में ब्रिटिशर्स आ गए हैं तो ब्रिटिशर्स के साथ अच्छी बातें भी हैं और कई सारी बातें जो हैं वह बुरी भी हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि एक सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट के तौर पे। इसलिए यदि आप पीएचडी में आएंगे, यदि आप पीएचडी करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए ब्रिटिश पीरियड में यदि आप मॉडर्न इंडिया पे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप एंशिएंट इंडिया में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का अभाव हमें दिखता है कि एक क्रॉनिकल्स और एक क्रोनोलॉजिकल वे में नहीं है चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो आधुनिक भारत का जो इतिहास लेखन यहाँ से शुरू हुआ तो आप देखोगे कि यहाँ के जो लोकल हिस्ट्री लिखे गए, लोकल ट्रेडिशन में यहाँ के जो लोकल डायनेस्टी थे उसकी उसमें हद से ज़्यादा प्रशंसा की गई। जैसे कि आप चंदवर दाई से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वह पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की आलोचना करें। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यदि आप बाण भट्ट से एक्सपेक्ट कर लें कि यह हर्षवर्धन के खिलाफ बात करे तो पॉसिबल ही नहीं है। खिलाफ तो दूर, वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, छोटा सा भी क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। उसके अलावा यदि आप अबुल फजल से बात कर लें कि ये अकबर के खिलाफ बात करें तो यह बिल्कुल ही इलॉजिकल बात होगी। तो आगे चल करके आप देखोगे कि मैं रोंकेनियन हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाया था तो अलग अलग तरीके के जब हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड चल करके आए तो उसी में से कई लोगों ने साइंटिफिक जो है डेवलपमेंट किया। साइंटिफिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि जो आप कह रहे हैं उसका आधार और उसका लॉजिक वैलिड है कि नहीं, उसको प्रूफ किया जा सकता है कि नहीं, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो लोकल ट्रेडिशन में हिस्ट्री लिखे गए। आगे चल करके जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी भारत का इतिहास लिखने की जो है शुरुआत की। तो आप उसे साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं, कई लोग उसे उपनिवेशवादी इतिहासकार कहते हैं या उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको विस्तार में समझना है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को तब आप चैनल के प्लेलिस्ट जो है हिस्टोरियोग्राफी के नाम से वहाँ पे जाकर उसको विस्तार में देख सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें यही देखना होगा ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। चलिए, इसके अलावा आप देखोगे कि यूरोप से 18वीं शताब्दी में जो है भारत में जितने भी यात्री आ रहे हैं, चाहे कंपनीज के साथ हाँ या किसी भी तरीके से, वो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि भारत को उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पे उसको आधार बना करके जो है भारत का हिस्ट्री लिखने की शुरुआत की उन लोगों ने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि हैमिल्टन ने, लातूर ने, ये सभी लोगों ने यहाँ की कहानियाँ लिखी, यहाँ के किताबों, यहाँ के इतिहास के बारे में, जिसे हम लोग फॉरेन अकाउंट्स के तौर पे जानते हैं और उसको एक सोर्स के तौर पे भी हम लोग रखते हैं। अब देखिए, इसी समय जो है अलग अलग हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड चल करके आया। आप देखिएगा कि मूल तौर पे जो है मॉडर्न इंडिया में
मूल तौर पे जो है मॉडर्न इंडिया में जो हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड चल करके आए, तो अंग्रेज आएंगे तो एक तो कहा जाता है इंपीरियलिस्ट राइटिंग जो है, इंपीरियलिस्ट, ये एक चलेगा। एक तो कॉलोनियलिस्ट भी चल सकता है, लगभग वैसा ही मानिए, सिमिलर ही, अप्रॉक्स, थोड़ा सा बस अंतर हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। भारत की तरफ से देखें तो फिर जब कॉलोनियल अप्रोच के साथ हिस्ट्री लिखा जाएगा तो फिर नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग भी होगी। यह सब मॉडर्न इंडिया में ही घटनाएं घटेंगी। और नेशनलिस्ट जब लिखा जाएगा तो फिर जिन्ना का भी ग्रुप तो लिखेगा, तो वो कम्युनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की भी फिर यहीं पर नींव डाली जाएगी, तो ये भी लिखा जाएगा। तो ये 4 तरीके से, या फिर इनके अलावा भी आप देख सकते हैं कि चूंकि गांधीयन जो फिलॉसफी है, गांधी चूंकि एक सेंटर में रहते हैं पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो गांधीयन एक हिस्टोरियोग्राफी भी शुरू होता है। हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, आज़ादी के बाद आप अप्रोक्स कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक जिन्हें हम नहीं भूल सकते, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिनका एक छत्र कब्जा रहा है मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री लिखने पर या फिर भारत का इतिहास लिखने पे। और कई मौक़ों पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हैं, लेकिन नेशनलिस्ट के हिसाब से, पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कई मौक़ों पे ये लोग आपको इलॉजिकल लगेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप सभी का अध्ययन कीजिए, किसी भी एक ओपिनियन को अपने माइंड में फिक्स मत कीजिए। किसी भी एक राइटिंग को पढ़कर आप सब पढ़िए, सब सीखिए, फिर आप खुद से तय कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि यहाँ पर मॉडर्न इंडिया में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, जिससे आप हिंदी में अभी अभी क्या कहें हम लोग, इम्पीरियलिस्ट, है ना, इम्पीरियलिस्ट, ध्यान रखना, इम्पीरियल मतलब साम्राज्य, इसी तरीके से होता है ना, अंपायर से बना। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ जो है पलासी की लड़ाई से कहानी इन लोगों ने शुरू की है। 1757 से लिखने की शुरुआत हुई है और 1757 से 1947 तक यह चलता ही रहेगा। ठीक है, इसमें कई सारे लोग चल करके आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए लोग भी रहे हैं और ब्रिटेन से भी जुड़े हुए लोग हैं, मूल तौर पे वही लोग हैं। ठीक है, जैसे कि आप वॉरेन हेस्टिंग्स को देख सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा, एलिफिंस्टन ने भी लिखा। एलिफिंस्टन को हम लोग कॉलोनियल अप्रोच में भी काउंट करते हैं, एलिफिंस्टन को आप देख सकते हो। उसके अलावा आप रॉबर्ट ओम के देख सकते हो, रॉबर्ट ओमे, रॉबर्ट ओमे को देख सकते हो, इन्होंने किताब लिखी अ हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री ट्रांजैक्शन, लिख लीजिएगा, अ हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री ट्रांजैक्शंस ऑफ द ब्रिटिश नेशन इन हिंदुस्तान, मतलब वो हिंदुस्तान। और यह 1763 में यह किताब इन्होंने लिखा। ठीक है, उसके अलावा लिख लीजिएगा गुलाम हुसैन खान तबातबाई, इनकी किताब आई थी सियर उल मुक्ताखरीन, यह 1780 में इन्होंने किताब लिखा। और ये सब बाहर के लोगों से ही जो है प्रेरणा लेकर किताब लिखे थे। लेकिन इसी दौर में आप देखिएगा कि 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। कहाँ में? तो ऑब्वियस सी बात है, बंगाल में। तो इस संस्था से कई सारे लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने जो है, इन लोगों ने काम किया, इंडिया का जो रिच ट्रेडिशन रहा है पहले एंसेंट का, इंडियाज रिच ट्रेडिशन एंसेंट इंडिया में, उसको इन्होंने ढूंढने का कोशिश की और उसके ऊपर इन्होंने जो है हिस्ट्री लिखा। जैसे उदाहरण के तौर पे इससे जुड़े हुए लोग रहे हैं, विलियम जोन्स की बात कर लेते हैं। विलियम जोन्स के अलावा जो है विल्सन ने भी लिखा। विल्सन के अलावा राजेंद्र लाल मित्र, इनकी किताब भी बहुत ऑथेंटिक है, राजेंद्र लाल मित्र। इन लोगों ने जो है भारत के एंसेंट इंडिया का जो ट्रेडिशन रहा है उसको लिखने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि अब इससे पहले जो भी अंग्रेज इतिहासकार जो लिख रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि डफ की बात करें, ग्रांट डफ की बात करें, मैल्कम की बात करें,
जेम्स टॉड की बात करें तो ये सारे लोग जो हैं, ग्रांट डफ हैं। आपको पता है ग्रांट डफ का सबसे रिच काम है मराठा हिस्ट्री पे। यदि आप मराठा पे काम कर रहे हैं, रिसर्च काम कर रहे हैं का मतलब रिसर्च होगा यहाँ पे मेरा, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रांट डफ ने उस पर काफ़ी रिच काम किया है। उसके अलावा आप देख सकते हो जेम्स टॉड को तो जेम कर्नल टॉड भी कहते हैं, तो उन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री पे काफ़ी शानदार काम किया है। मैल्कम का भी काम है मध्य भारत के ऊपर, राजपूताना के ऊपर। इन सारे चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान की हिस्ट्री पे यदि मान लीजिए आपको पढ़ना है तो आप कर्नल टॉड को पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ से होगा क्या ना कि आप यहाँ पे सुन तो लोगे, होगा क्या, एग्जाम में सवाल आता है कि राजस्थान के इतिहास पे, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसने लिखी, या राजस्थान के इतिहास पे सबसे रिच काम किन्होंने किया है, तो कर्नल टॉड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसी समय रोमांटिक स्कूल का भी स्थापना किया गया और यूटिलिटेरियन थ्योरी भी आया, उपयोगितावाद, ठीक है, समझ में आ रही बात। उपयोगितावाद का सिद्धांत भी आया जिसमें जेम्स मिल और टीबी मैकाले, इन सारे लोगों ने जो है मूल तौर पे भूमिका निभाई। चलिए इसके आगे लिखिएगा कि अब कॉलोनियल अप्रोच की भी शुरुआत हुई इसी दौर में। हम लोग इन शॉर्ट बात कर रहे हैं, सिर्फ एक आधार बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। हिस्टोरियोग्राफी यह पूरा नहीं है, यदि उस पर पढ़ाने लगूं तो फिर कम से कम 3-3 घंटे लगेंगे एक को पढ़ाने में। तो इसमें लिखिएगा कि जेम्स मिल ही जो है मूल तौर पे यहाँ पर केंद्र में है। जेम्स मिल की राइटिंग को ही केंद्र में रखा गया है। तो जेम्स मिल ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आप अपने लाइब्रेरी में जाओगे तो यह किताब आपको मिल जाएगा, 6 वॉल्यूम में है, ठीक है। 1806 से 1818 ये उसी समय लिखी गई किताब है। आप इसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको यह समझ में आएगा कि जेम्स मिल कभी भी भारत नहीं आए थे, लेकिन मिल ने जो है भारत का इतिहास जरूर लिखा ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से। और इसे कहा जाता है कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का, यानी कि कॉलोनियल अप्रोच के साथ जो हिस्टोरियोग्राफी लिखा गया उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के तौर पे जो है, या सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के तौर पे इनको ख्याति प्राप्त है। किनको? जेम्स मिल को। चलिए उसके अलावा आप लिख लीजिएगा, आप इसको यदि आप समझ लिए तो अब इसमें आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। और गांधी वादी इतिहास लेखन भी बाद में शुरू हुआ, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। अभी ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारा चीज़ आप जरूर समझिएगा कि एक ही रिवॉल्ट है 1857, तो इसको जो है नेशनलिस्ट लोग जैसे वीर सावरकर हैं तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह रहे हैं, और इसी को कॉलोनियल अप्रोच वाले लोग कह रहे हैं कि एकमात्र जो है सैन्य विद्रोह था। तो देखिए, यदि आप सिर्फ एक ओपिनियन पढ़कर रह जाते हैं तो ठीक है, आप एक तरफा विचारधारा के हो तो जाएंगे, उसके लिए काम भी करेंगे, लेकिन यह आपके लिए दिक्कत यह होगा कि आप दूसरे वाले चीज़ को नहीं जान पाएंगे। तो वह भी आपको जानना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप किसी भी ओपिनियन से जुड़े हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी के बारे में भी जानकारी रखना अच्छी बात है, सिर्फ अपने बारे में जानना है तो अच्छी बात है ही, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं रखना कि बगल में क्या हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भारत ध्यान रखता है पाकिस्तान का। क्या पता पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया हो, क्या पता एटम बम वहीं पर गिर जाए तो भारत को भी तो लॉस है, उससे पूरा पंजाब उड़ जाएगा। तो ध्यान रखना पड़ता है इसको। चलिए, यदि इतना थोड़ा सा आप समझे हैं, एक किताब और लिख लीजिए, उससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हेनरी बेब्रिज की किताब है कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1863 में आई थी, 5 वॉल्यूम में। उसके अलावा विलियम हंटर की किताब लिखिएगा एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल। एनाल्स ये होता है एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल, विलियम हंटर की किताब है एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल। और इंडियन मुसलमान्स यह 1871 में आई थी, और एनाल्स ऑफ रूरल्स ऑफ बंगाल जो है वह 1868 में आई थी। और जो कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी हमने लिखा है वह 1863 की किताब है। यह सब मैं बता रहा हूँ इसलिए कि ऐसे एक ऑर्डर में इन्होंने किताब लिखा है, ठीक है। चलिए, यदि आप इतना समझ गए
तो फिर मुझे लगता है आप ठीक ठाक समझ गए। साम्राज्यवादी जो इतिहासकार थे वो मूल तौर पे क्या करते थे कि भारत के चीज़ों को, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी, उसको बहुत हे दृष्टि से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है और एक सफल कोशिश की है, अधूरी भी नहीं, सफल कोशिश, कि भारत में जैसे तो कुछ था ही नहीं, जैसे भारत के लोग बिल्कुल एकदम से अनपढ़ थे, हम उनको असभ्य से सभ्य बनाने आए, अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनाने आए, इस तरीके की बातें की गई हैं। तो ये बातें भी तो इलॉजिकल हैं। ये बातें किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के लोगों पर या फिर किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी पे या किसी कहीं एक कॉन्टेक्स्ट में लागू हो सकता है, तो पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके की बात नहीं की जा सकती है ना। तो लेकिन अंग्रेजों में कुछ अलग हिस्टोरियन भी थे जिन्होंने इंडिया को भी डिफेंड करने का काम किया। तो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग लोगों ने काम किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे जॉन स्ट्रैची की बात करें, वैलेंटाइन शिरोल की बात करें, लॉवेट की बात करें, तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी में जो मूवमेंट चल रहे थे उसको बहुत इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन दूसरी तरफ यदि हेनरी मैन को देखें, अल्फ्रेड लॉयल को देखें, एडवर्ड टॉमसन को देखें, तो ये सारे वो लोग हैं जो लोग बहुत उदार तरीके से, बहुत लिबरल तरीके से जो है भारतीय समाज में चल रहे जन आंदोलनों को देखने की एक सफल कोशिश की है। साम्राज्यवादियों के बारे में यदि बात करें तो उन्होंने यह माना था कि भारत जो है एक राष्ट्र तो है ही नहीं, ठीक है। तो यह भारत के लोगों को कितना बुरा लगे, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत तो राष्ट्र है नहीं, उन्होंने कहा कि यह तो एक कबीला टाइप से है, एक धर्म टाइप से है, कि मतलब कई सारे जातियों में और धर्मों में बटा हुआ देश है, कास्ट और रिलीजन में, और एक कबीला टाइप से है, कबीलों का देश है यह बात। लेकिन आप सोचिए, आप ईमानदारी से बोलिए, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप क्या गुस्सा करेंगे साम्राज्यवादी पर? क्या उन्होंने जो बात कही है कि कास्ट के बेस पे, रिलीजन में बटा हुआ, कबीलों में बटा हुआ देश है, तो क्या गलत है इसमें? यह बात तो था ही, हाँ ना। और अभी भी हमारा सोसाइटी उस तरीके से बटा हुआ है। अब धीरे धीरे चीज़ें कम हुई है, लेकिन आप इस रियलिटी से इनकार तो नहीं कर सकते। तो हाँ, यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें, उनकी भी बातें लॉजिकल है, आपको यह भी ध्यान रखना होगा। तो कह रहा है कि साम्राज्यवादियों ने कहा कि चूंकि कई सारे जातियों कबीलों में बटा हुआ है, इसीलिए भारत के लोगों में शासन करने की जो है वो क्षमता नहीं है, कि ये लोग जो है रूल नहीं कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान ने जो है हमें भेजा है, हमें मतलब ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, गोरों को भेजा गया यहाँ पे। यह बात तो इलॉजिकल है। ऊपर वाली बात तो लॉजिकल लगी, लेकिन यह बात इलॉजिकल है कि ऐसा क्या है। लेकिन इस लॉजिक के आधार पे देखेंगे तो इन्होंने ऐसा कहने की कोशिश की। उसके अलावा इन्होंने जो है अपना रंग के आधार पे सुपरमैसी स्टैब्लिश किया कि हम लोग गोरे हैं, हम लोग श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हम लोग इस देश को जीते हैं और यहाँ पर शासन करने के लिए हमें भेजा गया है। आप समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये कुछ कुछ बातें थी। अब बताओ, ऐसी यदि बातें कोई करे, बहकी बहकी बातें, तो कौन भारत का आदमी कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। चलिए, उसके अलावा आप देखिए, अभी इस दौरान भारत के भी कई सारे लोग हैं जो काम कर रहे थे। अब चूंकि मैं ज़्यादा, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि लेक्चर लंबा ही होगा, शॉर्ट में तो बात होना ही नहीं है। तो लिखिएगा, जैसे भारत के कई सारे लोग भी काम कर रहे थे, यदि बात करें तो भारत में भी हिस्ट्री लिखा गया उसी दौर में। जैसे शेर अली अफसोस ने लिखा एराइश ए महफिल 1805 में, मृत्युंजय विद्यालंकार ने लिखा राजावली 1808 में, गोविंद नारायण मडगांवकर ने लिखा मुंबईच वर्णन, यह मराठी में है। उसके अलावा राम बसु ने राजा प्रतापदित्य चरित लिखा 1801 ईस्वी में। तो यहाँ के लोग भी धीरे धीरे लिखने लगे और आगे चल करके देखेंगे तो राजा राम मोहन राय आते हैं बंगाल से। अब यह बात तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इंटेलेक्ट के फील्ड में उस समय नॉर्थ इंडिया को तो बंगाल ने ही नेतृत्व प्रदान किया है, इसीलिए लगभग लोग वहीं से चल कर आ रहे हैं। राजा राम मोहन राय हो, विद्यासागर ने भी काम किया और विवियन डेरेजियो ने काम किया है, सैयद अहमद ने, सर सैयद अहमद खान ने काम किया, महाराष्ट्र से गोपाल हरि देशमुख ने काम किया। इन सारे लोगों ने जो है मॉडर्न एजुकेशन को लेकर, हिस्ट्री को लेकर के भी काम किया और यह सब लिखा इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में
जिससे इंडियन हिस्ट्री राइटिंग का भी जो एक रास्ता रुका हुआ था वह भी कहीं ना कहीं क्लियर हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, अब जब 18वीं शताब्दी से जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो है 19वीं शताब्दी आया, और 19वीं शताब्दी आते आते भारत के लोगों ने ठीक ठाक लिख दिया था। तो आप कह सकते हैं कि भारत का जो हिस्ट्री राइटिंग है वह धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, और अपने पैरों पे खड़ा होने लगा तो जो कोलोनियलिज्म था, जो ब्रिटिशर्स आ करके जो कॉलोनीज में बांट रखे थे, इसके खिलाफ इन्होंने जो है प्रखरता से तो नहीं लेकिन आवाज़ जो है विरोध में उठाने की शुरुआत हो गई। ठीक है, या कर दिया गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र में केबी फड़के ने, बंगाल में केदारनाथ दत्त ने, रजनीकांत गुप्त में, और उत्तर भारत में सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान को नेतृत्व किया उस समय, लिखा भी, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को एक सेंटर माना। 1857 को देखो, बोले ना कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना, और सेंटर मानकर जो है इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके जो है विष्णु शास्त्री चिपलुंकर आते हैं। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, इन्होंने जो है एक निबंधमाला लिखा, नाम है निबंधमाला। तो इसमें जो है निबंधमाला में इन्होंने जो मैकाले के द्वारा या मिल के द्वारा जो भारत के ऊपर लिखे गए लेख थे, या जो उनका ओपिनियन था, बायसनेस था, उसको इन्होंने अपने राइटिंग में पर्दाफाश करने का काम किया। किसमें? निबंधमाला में। यही इनकी राइटिंग है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो है लास्ट का 19वीं सदी के लास्ट में जब आएंगे, लास्ट का 2 डिकेड, तो 19वीं सदी का मतलब 1801 से लेकर के 1899 तक। इसका मतलब ये कह रहा है कि लास्ट का 2 डिकेड मतलब कि 1870 से 80, सॉरी 80 से 90 और 90 से 100, 99 जो ये वाला डिकेड है, इस दौरान जो है यह बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहा है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, इसमें अब आप देखिए कि इस दौर में जो किताबें लिखी गई उसमें से जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने हिस्टोरिकल फिगर जो है वह लॉन्च किया 1899 में। उसके अलावा के.एन. सेन ने काव्य ऐतिहासिक संग्रह निकाला। किन्होंने? के.एन. सेन ने। के.एन. सेन ने निकाला काव्य ऐतिहासिक संग्रह 1878 में। बरेंद्र शोध संस्था की स्थापना की गई 1910 में, और पूना में जो है भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की गई 1910 में। समझ में आ रही बात? तो ये तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वह धीरे धीरे कर करके इंडियन हिस्ट्री राइटिंग की क्वालिटी और उनकी क्रेडिबिलिटी के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले करने का काम किया, और एक शानदार कंट्रीब्यूशन रहा। महाराष्ट्र के उस समय आर.डी. भंडारकर हैं, बंगाल के कृष्ण प्रसन्न सेन हैं। इन लोगों ने भारत के प्राचीन इतिहास को लिखा। उसके साथ साथ अलीगढ़ के शिबली नुमानी, अलीगढ़ में पहले शिबली कॉलेज चलता था, तो अलीगढ़ के शिबली नुमानी और दिल्ली के जकाउल्ला खां, इन लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो है मूल स्रोतों के आधार पर लिखा और उस ट्रेडिशन को आगे प्रमोट करने का काम किया। उसके बाद जो है उन्हीं दिनों महाराष्ट्र के जो बीके राजवाड़े हैं और डी.वी. फडणवीस ने मराठों का इतिहास लिखा। आगे चल करके जो है बंगाल में अक्षय कुमार मित्र की एक किताब आई सिराजू दौला करके, वह भी उसी दौर की किताब है। ठीक है, और उसी राइटिंग ट्रेंड का ही हिस्सा माना जाता है। अब धीरे धीरे देखेंगे कि लिटरेचर भी आता है, तो लिटरेचर का भी अपना राइटिंग ट्रेंड में कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र भी आएंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपको पता ही है कि क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। तो उन्होंने भी अपने नाटक में, जैसे भारत दुर्दशा उनका एक नाटक आया 1880 में, और भारत जननी इन्होंने अगली बार 1 साल बाद निकाला 1881 में, 1881 में। ठीक है, तो यह भी अंग्रेजी साम्राज्य की जो राइटिंग थी या उसमें जो सवाल खड़ा किए गए थे भारत के समाज पे, भारत की संस्कृति पे, उसको पर्दाफाश करने का काम किया।
और फिर आगे चल करके जो है 1893 में काशी में, 1893 में जब विवेकानंद भाषण देने गए हैं, शायद इसी वक्त ना, तो 1893 में जो है काशी नागरी, लिखेगा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की जाती है। और इसमें भी टेक्स्ट लिखे गए इंडिया को सेंटर में रख करके, और उनकी आलोचना की गई जो क्या बोल सकता हूँ, जो कॉलोनियल अप्रोच के साथ जो लिखा गया था। लेकिन जब इतना सारा कुछ हुआ तो अब भारत के, अब इससे एक अलग राइटिंग का जन्म हुआ, क्योंकि अब नेशनलिस्ट जब लिख रहे हैं तो साथ ही साथ कम्युनलिस्ट लिखेंगे। तो कम्युनलिस्ट लिखने लगे तो फिर इतिहास लेखन में सांप्रदायवाद भी चल करके आया। इसलिए सांप्रदायिक दृष्टिकोण के साथ भी इतिहास लिखने की शुरुआत होने लगी। अब सांप्रदायिक इतिहास लिखने की शुरुआत होने का मतलब यह नहीं है कि केवल जिन्ना ही लिखेंगे तो वो सांप्रदायिक होगा। वो कोई हिंदू भी उस दौर में यदि उस तरीके से बायस होकर लिखेगा तो वह भी सांप्रदायिक इतिहास लेखन में काउंट किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हम लोग यहाँ पर मिस कर जाते हैं कि सांप्रदायिक इतिहास लेखन मतलब सिर्फ वो। हाँ, लेकिन हमारे लिए वो होंगे, क्योंकि नेशनलिस्ट में तो इंडिया, चूंकि हमारा नेशन इंडिया है तो इंडिया को सेंटर में जो रख कर लिख रहे हैं, और छूट मूट की कई बार तारीफें की गई, तो वो हमारे लिए जो है राष्ट्रवादी हैं, और जो उनको काउंटर किए वो हमारे लिए सांप्रदायवादी हो जाते हैं। तो हम उनके लिए सांप्रदायवादी हैं, वो हमारे लिए हैं, ऐसा ही होता है। चलिए, एक श्यामल दास आए, उन्होंने वीर विनोद नाम से जो किताब लिखी 1886 में, और जिसमें मेवाड़ के इतिहास को बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ वर्णन किया गया 5 खंडों में। इसके अलावा लिखिएगा 19वीं शताब्दी, तो चलो लगभग आ गया है। महादेव गोविंद रनाडे यहाँ आ क्या गया है, उसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो MG रनाडे ने भी जो है किताब लिखी मराठों के उत्थान के ऊपर। मोहम्मद लतीफ़ ने किताब लिखी। यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी है साथियों, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद लतीफ़ ने किताबें लिखी 1881 ईस्वी में। 1881 में शायद पंजाब यूनिवर्सिटी बना था मेरे ख्याल से। लिखा हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, इस नाम से इन्होंने किताब लिखा इस दौर में। फिर जब आगे चल कर के आएंगे तो अब हम लोग 1900 तक पहुंच गए हैं। अब 1900 के बाद आएंगे तो अब 1900 से लेकर 1947 के बीच चलें तो इस दौरान भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, ठीक, और वह बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट भी है। तो इस समय जो शुरुआत होती है वह दादा भाई नौरोजी के साथ होती है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने जो है वह कौन सी किताब लिखी, किताब क्या कह सकते हैं, हाँ किताब ही है। 1901 में इनकी किताब लिखी गई, जिससे न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में लिखा गया, राइट। और इसी समय RC दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किन्होंने लिखा, RC दत्त ने, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह 2 वॉल्यूम में था, ठीक है। यह कब लिखा गया, 1901 में, और एक 1903 में। समझ में आई बात। तो यह जो चीज़ें लिखी गई, यह जो है इंपीरियल राइटिंग में जो भारतीय इकोनॉमी का शोषण और भारत का जो शोषण हुआ उसको पर्दाफाश करने के लिए यह चीज़ लिखा गया था। तो यह भी इंडियन हिस्ट्री राइटिंग को आगे एक्सेलरेट करने में, उसको मोबालाइज करने में इसका भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा। और आगे चल करके एक अंग्रेज हिस्टोरियन आया जिनका नाम है विलियम डिग्बी। उसने 1901 में एक किताब लिखी, प्रॉस्पेरस ब्रिटिश एंड इंडिया, प्रॉस्पेरस ब्रिटिश एंड इंडिया। इसमें जो है उन्होंने यह एक कोशिश की कि जात को, राष्ट्र को हटा करके जो है ऊपर उठ करके थोड़ा बात करें, और बात करने की कोशिश की। समझ में आई बात। अब जो है इस दौर में ही है इंडियन हिस्ट्री राइटिंग जो है थोड़ा सा मैच्योर हुआ। 1900 से 1901 से 25 कर सकते हैं, पूर्वार्ध की बात करें तो
इस समय जो चल करके आ रहे हैं जीएम सरदेसाई हैं, अब ये लोग शानदार लिखेंगे क्योंकि पहले तो बेस तैयार हो चुका है। जीएम सरदेसाई हैं, जदुनाथ सरकार हैं, जदुनाथ सरकार हैं, लिखते चलिएगा। सुलेमान नदवी हैं, सुलेमान नदवी हैं, जीएस ओझा हैं, केपी मेनन हैं, श्रीनिवासचारी हैं, और लिखते चलेंगे केएम पन्नीकर हैं। इन सारे लोगों ने जो है मॉडर्न इंडिया के अलग अलग एस्पेक्ट पे जो है किताबें लिखी, और इतनी किताबें अच्छी अच्छी लिखी गई कि यह किताबें समझिए कि आज तक फेमस है। आप लोग पढ़ते होंगे कई मौक़ों पे, जो लोग सीरियसली पढ़ते हैं उनको पता होगा कि सच में पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है। तो ये सारी बातें हैं, और भी सारी चीज़ें लिखी गई। मजुमदार, पट्टाभी सीतारमैया, ये सब एम.एन. रॉय ने भी लिखा, आर.पी. दत्त ने लिखा, इन तमाम सारे चीज़ों लोगों ने लिखा। मार्क्सवादी इतिहासकार का जो है ये सब पहली पीढ़ी था, जैसे कि एम.एन. रॉय हैं, आर.पी. दत्त हैं, ये लोग। तो इन लोगों ने भी हिंदुस्तान का हिस्ट्री लिखा है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है मार्क्सिस्टों का हिस्ट्री राइटिंग ऑफ इंडिया पर, यदि बात की जाए तो इन्होंने, जब मार्क्सवादियों ने लिखा तो इनका कहना यह था कि भाई हिंदुस्तान को जो है अंग्रेज़ों से हम लोग मुक्ति दिला देंगे, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। नेशनलिस्ट कह रहे थे कि मुक्ति चाहिए, आप क्यों शासन कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं सिर्फ मुक्ति ही काफ़ी नहीं है, हमें आज़ादी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी ज़रूरी है, सामाजिक परिवर्तन भी ज़रूरी है, बराबरी की दिशा में इक्वालिटी हो। उसके अलावा जो है सोशल चेंजेज के अलावा इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक एकता, कल्चरल यूनिटी पे जो फोकस कर रहे हैं नेशनलिस्ट, उससे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्लास डिस्क्रिमिनेशन पे। जैसे कोई मजदूर वर्ग है, कोई सामंत वर्ग है, तो अलग अलग वर्ग एग्जिस्ट कर रहे थे। तो कहा कि इन्होंने क्लास डिस्क्रिमिनेशन पर और एक्सप्लॉइटेशन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कल्चरल यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यही देखिए, यही यहाँ पर जो है इनर कॉन्फ्लिक्शन है। नेशनलिस्ट क्या कह रहे हैं, कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं, सॉरी मार्क्सिस्ट क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही बात। और यही जो इनर कॉन्फ्लिक्शन है, इसको जो है नज़रअंदाज किया गया, और इसी पर गांधीवादी जो राष्ट्रवादी लोग हैं इनकी भी आलोचना की किन्होंने, मार्क्सिस्टों ने। क्लियर है। चलिए यार, काफ़ी एनर्जी लगता है बोलने में। चलो आगे लिखिएगा। आगे इकोनॉमिक हिस्ट्री पे जो काम किया वो लिख लीजिए। LCA नाउल्स ने लिखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश ओवरसीज एम्पायर, 1928 में लिखा। और RC दत्त ने लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रजनी पाम दत्त ने भी लिखा इंडिया टुडे। बहुत ही शानदार किताब है यार, आप पढ़ना ज़रूर। रजनी पाम दत्त का इंडिया टुडे आज़ादी के बाद मुझे लगता है पहला किताब लिखा गया, 1948 के ही में ही लिखा गया होगा शायद, मतलब पब्लिश हुआ होगा। बहुत ही ज़्यादा शानदार काम है, तो ज़रूर पढ़िएगा। पहला किताब जो मैंने बताया साम्राज्यवादी के लिए क्या था, LCA नाउल्स ने लिखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश ओवरसीज एम्पायर। और RP दत्त की किताब जो है वह राष्ट्रवादी थे RC दत्त, तो उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। और रजनी पाम दत्त मार्क्सवादी हैं, तो इन्होंने इंडिया टुडे लिखा। ये तीनों किताब बहुत शानदार किताब है, आप कह सकते हो कि उत्तम क्वालिटी का किताब है अपने अपने हिस्ट्री राइटिंग में, उसको ज़रूर पढ़िएगा। बस इतना तो बहुत है यार, और थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आज अब ये तो आज़ादी तक का इतिहास लेखन था, फिर आज़ादी के बाद भी कई तरह के इतिहास लेखन हुए, तो वह सब आपको पता होगा कि 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, जैसे अब देखोगे कि सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी शुरू हो रहा है। 1960-70 के दशक में फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी शुरू हो रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि नए नए अप्रोचेज चल करके आते हैं यार, सबाल्टर्न है, फेमिनिस्ट हैं, और मैं भूल रहा हूँ कैम्ब्रिज स्कूल भी चल करके आता है बाद में ही। तो ये सब अलग अलग हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड जो हैं आज़ादी के बाद आए हैं। तो ये पहले तक का था,
और बाद का जो है हम लोग आज़ादी के बाद हिस्ट्री राइटिंग जो हुआ उसको अभी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी आज़ादी आधुनिक भारत में इतिहास लेखन के बारे में, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने की एक कोशिश की है। कुछ कुछ किताब मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ताराचंद की किताब है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, लिख लीजिए। ताराचंद, जिनके नाम पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल भी है, तो ताराचंद ने लिखा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। यह किताब ज़रूर लिखिए, पढ़िएगा लेकर। और आपको यदि वाम पंथ पे पढ़ना है, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स पे, चूँकि यह सिलेबस में भी है, तो आप पढ़ सकते हो। M.R. मसानी की किताब है, M.R. मसानी की किताब है हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यदि आपको सोशल रिफॉर्म पे किताब पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। C.H. हेमसाथ, CHHEIMSATH, इनकी लिखी हुई किताब है इंडियन नेशनलिज्म एंड हिंदू सोशल रिफॉर्म, इंडियन नेशनलिज्म एंड हिंदू सोशल रिफॉर्म, इंडियन नेशनलिज्म एंड हिंदू सोशल रिफॉर्म। उसके अलावा जो है आप पढ़ सकते हो इकोनॉमी पे, यदि आपको किताब पढ़ना है तो आप पढ़िए अमिया कुमार बागची। अमिया कुमार बागची बहुत फेमस हिस्टोरियन है। इनकी किताब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और यदि आप कम्युनलिज्म पे, सांप्रदायिकता पे यदि आपको किताब पढ़ने का इच्छा है, पढ़ना चाहिए आपको, अभी मत पढ़िएगा, JRF की तैयारी के दौरान, JRF के बाद पढ़िएगा, तो इसमें लिख लीजिएगा अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन, इन दोनों ने मिलकर लिखा है किताब, लिख लीजिएगा द कम्युनल ट्रायंगल। अब देखिए यह जो है आपके लिए, अब चूंकि आप देखिएगा सिलेबस के पहले हिस्से में क्या था, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो सोर्सेज में भी ये आपको काम करेगा, इसीलिए मैं किताब बता रहा हूँ। ये आप मत सोचिए कि ये हम लोग सिलेबस अलग पढ़ रहे हैं, सोर्सेज का ही पार्ट है, ध्यान रखिए, ठीक है। आपको कॉलोनियल पॉलिसीज पे आपको किताब पढ़ना है, कॉलोनियल पॉलिसीज पे आपको किताब पढ़ना है, तो आप पढ़िए एस गोपाल की किताब है, एस गोपाल की किताब है ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया 1857 से लेकर 1905। उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं बीबी मिश्रा, बीबी मिश्रा की किताब पढ़ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और जो है आप ईपी थॉम्सन की किताब है फोक फॉर एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल हिस्ट्री, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, फोक हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई किताब है। इसके अलावा जो है आप अनिल सिल की किताब पढ़ सकते हैं, अनिल सिल की किताब है द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड कोलाबोरेशन इन द लेटर 19th सेंचुरी। सुमित सरकार का पढ़ सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और सुमित गुहा का एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ द बॉम्बे एंड दक्कन। और आपको फ्रीडम मूवमेंट पे बिपिन चंद्रा की किताब तो आप लोग जानते ही होंगे, नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। और फिर पीटर हार्डी ने भी लिखा द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, CM डेवी ने और AG हॉपकिंस ने मिलकर लिखा द इंपीरियल इम्पैक्ट, और वामपंथ के ऊपर जो है केन पर्निकर ने लिखा नेशनलिज्म एंड लेफ्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। उसी तरीके से बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको इतनी सारी किताबें थोड़ा बहुत बताया हूँ,
आगे और भी बताऊंगा। इसको जो है मैं यहीं तक इसको स्टॉप करता हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले लेक्चर में जो है इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसमें और जितना ज़्यादा मैं बात करूँगा उतना ही ज़्यादा बातें निकल करके आएंगी। तो आधुनिक भारत का जो है इतिहास लेखन किस तरीके से हुआ उसको एक ब्रीफली हम लोग समझने की एक कोशिश किए हैं। एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने आपको देने की कोशिश की है। आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। यदि आपका सब कुछ ठीक रहा तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जुड़ूं सबसे, लेकिन आप हमारी व्यस्तता को आप समझेंगे तभी उस हिसाब से मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। वैसे किन्हीं को कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको अपना मेल आईडी दे देता हूं। मुझसे जुड़ने के लिए मैं एक रास्ता बता देता हूं, क्योंकि कई लोगों का सवाल होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। kusumnetclasses@gmail.com, ये यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप कुसुम नेट क्लासेस, यह टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। और कनेक्ट होने के बाद आप मुझे जो है प्राइवेटली मैसेज करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे और फिर मैं आपसे संपर्क साध लूँगा। चलिए, इतने देर तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए।